हम पढ़ेंगे आज आपका पैरालिसिस का, ठीक है। पक्षवध, बहुत से लोग क्या है कि पक्षवध वाले आते हैं पैरालिसिस के। पैरालिसिस का जो मरीज है उसके लिए आज हम जो पैरालिसिस है उसके लिए हम चिकित्सा पढ़ेंगे कि क्या पक्षवध की चिकित्सा है, क्या उसको करना है, इसको देख, ठीक है। में सबसे पहले हमने जो उसका आयुर्वेदिक चिकित्सा है वो क्या पढ़नी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है पक्षवध का तो पहले पक्षवध को समझते हैं। देखो पक्ष का मतलब क्या होगा, एक भाग। पक्ष का क्या मतलब हो गया कि एक बॉडी का जो पार्ट है जो मिड लाइन से राइट या बंद हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। तो जो पैरालिसिस है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर एक अंग पर है मोनोप्लीजिया, पक्ष पूरे बॉडी वन साइड में एक पक्ष में है तो उसको बोलेंगे हेमीप्लीजिया, है ना। मोनोप्लीजिया मतलब है कि भाई उसका केवल हाथ नहीं उठ रहा, हाथ इनएक्टिव हो चुका है या पैर इनएक्टिव हो चुका है या मुंह इनएक्टिव हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे उसको, मोनो। एक अंग का वध हो गया है, इनएक्टिव हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्लीजिया। एक पक्ष मतलब हाथ पैर जीभ नाक मुंह ये सब इनएक्टिव हो चुका है तो एक पक्ष पर है तो दैट इज हेमीप्लीजिया। गर्दन से नीचे हो रहा है, गर्दन से नीचे अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गर्दन से नीचे क्या बोलेंगे, मतलब बिलो टू द नेक, तो उसको हम बोलेंगे आपका क्वाड्रुप्लीजिया। मींस अब गर्दन के नीचे में केवल गर्दन मूवमेंट हो रही है, हाथ पैर और ये सब इनएक्टिव फॉर्म में चल रहा है। जो यूरिन की सेंसेशन है या स्टूल की सेंसेशन है वो भी खत्म है, तो दैट इज क्वाड्रुप्लीजिया। कूल्हे से नीचे, कमर से नीचे, अगर कमर से नीचे इनएक्टिव पैरालिसिस है तो उसको बोलते हैं हम पैराप्लीजिया, ठीक है। मींस यहां से नीचे, कमर से नीचे अगर इनएक्टिव फॉर्म आ रही है तो ऐसे में बोलते हैं उसे पैराप्लीजिया, ठीक है। तो मोनोप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, क्वाड्रुप्लीजिया और पैराप्लीजिया, तो ये सारे जो पक्षवध के नाम है, कैसे कैसे उनकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट सबका लगभग बराबर रहेगा, ठीक है। जो पक्षवध का क्या मतलब हो गया कि एक जो मांसपेशी है, स्नायु है, तंत्रिकाएं हैं, वो सब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में आ गई है। तो ऐसे में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा रहेगी वो क्या रहेगी, स्नायु दौर्बल्य की चिकित्सा रहेगी। स्नायु दौर्बल्य में मैंने क्या बताया था, स्नायु दौर्बल्य में आप सबसे पहले क्या, अब दूसरा क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्नायु दौर्बल्य के लिए हम क्या करेंगे कि बृहत्वात चिंतामणि रस ये देंगे हम 1 ग्राम। एकांक वीर रस, अगर एक पक्ष पर पड़ा है ना तो उसमें क्या देंगे हम, एकांक वीर रस। दूसरा वात कुलांतक रस, अब इसकी मात्रा लिख लो, 5 ग्राम। एकांक वीर रस 5 ग्राम है, वात कुलांतक रस 2.5 ग्राम है। प्रवाल भस्म या पिष्टी। देखो अगर ब्लड प्रेशर सामान्य है, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर सामान्य है तो आप कैसे निर्धारित करेंगे या भस्म लें या पिष्टी लें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है तो ऐसे में पिष्टी का चयन होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि जो भस्म है अगर सामान्य है, तो ब्लड प्रेशर सामान्य है इस अवस्था में रोगी के, तो उसमें भस्म का प्रयोग, ठीक है। तो भस्म का लेंगे 2.5 ग्राम। अश्वगंधा चूर्ण ये लेंगे आप 50 ग्राम, ठीक है। तो ये जो है आपका एक योग है जो स्नायु दौर्बल्य के लिए है। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्नायु दौर्बल्य के लिए दिया जाएगा। जिनके जोड़ों में भी दर्द है तब भी दे सकते हैं, कमजोर व्यक्ति है तब भी दे सकते हैं, पैरालिसिस है तो तब भी दे सकते हैं। तो एकांक बृहत्वात चिंतामणि रस 1 ग्राम, एकांक वीर रस 5 ग्राम, वात कुलांतक रस 2.5 ग्राम और आपका प्रवाल पिष्टी 2.5 ग्राम और अश्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम। ऐसे कंडीशन में ये तो हो गया पैरालिसिस के लिए या एकांक, जैसे आपका मोनोप्लीजिया है, पैराप्लीजिया है, हेमीप्लीजिया है, क्वाड्रुप्लीजिया जो भी है, तो उन सभी में ये योग बना के आप दे सकते हैं। तो कितनी पुड़िया बनानी है सबकी, 30 पुड़िया बनानी है। 30 पुड़िया बनाकर आप क्या करेंगे, सुबह दोपहर शाम, कितना, सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार से आपने इसको देना। क्लियर हो गया। तो किससे दे, अब अनुपान किससे करेंगे, ये चीजों को देखना जरूरी है। तो अनुपान के लिए आपने या तो दूध से दे सकते हैं, ठीक है, दूध से, गाय के दूध से देना है, गाय के दूध से, मधु से और बलारिस्ट
बलारिस्ट, अश्वगंधारिस्ट, इन दोनों को मिला के देना है। मतलब 2 चम्मच ये, 2 चम्मच ये और 4 चम्मच पानी। इसको सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम रोगी को देना है, बलारिस्ट और अश्वगंधारिस्ट। ठीक है। अब दूध और मधु का क्या प्रयोग है? दूध से किसको देना है, मधु से किसको देना है, अश्वगंधारिस्ट और बलारिस्ट से किसको देना है? ठीक है। जो कोई व्यक्ति वृद्ध है, वृद्धावस्था में अगर कोई रोगी को ये चीजें होती हैं तो, और उसको सामान्य मतलब शुगर नहीं, मधुमेह नहीं है, तो ऐसे में आप उसको मधु से दे सकते हैं, बलारिस्ट अश्वगंधारिस्ट से दे सकते हैं। सुबह दूध से देंगे, दिन में मधु से, और या तो तीनों में एक टाइम दे सकते हैं, एक इकट्ठा, अगर दूध की फैसिलिटीज नहीं है तो दूध से दे सकते हैं, मधु से दे सकते हैं, बला अश्वगंधारिस्ट से दे सकते हैं। ये अच्छा, किसी को मधुमेह है और उसको पैरालिसिस है, तो ऐसे में आपने ना तो मधु देना है ना बला अश्वगंधारिस्ट देना। ठीक है ना। ऐसे में आपको क्या देना है, दूध से ही सेवन कराना है, अनुपान कराना। तो उसका ध्यान रखना, अगर मधुमेह है तो केवल दूध से या मलाई से देंगे। अगर रोगी को मधुमेह नहीं है, ठीक है, तो आप दूध से भी दे सकते हैं, मधु से भी दे सकते हैं, बला अश्वगंधारिस्ट से भी दे सकते हैं। मधु शहद, तो जैसे दूध है तो सुबह प्रातः काल आप दूध से दे दो, सुबह के लिए डोज, दिन में आप इससे दे दो, रात्रि में आप इससे दे दो, या रात्रि में आप मधु से दे दो, दिन में आप बला अश्वगंधारिस्ट से दे दो। तो इस तरह से देंगे। ठीक है। और बला अश्वगंधारिस्ट को आप रेगुलर अनुपान के लिए भी दे सकते हैं, जिससे क्या कि जितनी भी स्नायु दौर्बल्यता है वो खत्म हो जाएगी। अब आ जाओ दूसरा, अगर सपोज किसी को पैरालिसिस, मैंने जब संधिवात बताया था, संधिवात में भी ध्यान देना कि अगर कोई रोगी को संधिवात है तो भी आप अब इसी योग में आप क्या डालेंगे, आम बातारी रस। आम बातारी रस कम से कम 2.5 ग्राम 3 ग्राम बना के, योग बना के उसको दे सकते हैं। अब परंतु दूध से दे सकते हैं, मधु से, वही कैटेगरी रहेगी। अगर मधुमेह वाला रोगी है तो मधु से नहीं देना। ठीक है। और बला अश्वगंधारिस्ट से देना। तो ऐसे में क्या दोगे आप, महाराशनादि काढ़े से दे सकते हैं, अगर रोगी की संधिशूल है या संधिवात है या अस्थिवात, तो ऐसी कंडीशन है। ठीक है। मैंने इसको ऐड करके डाला है। ठीक है। परंतु अगर आपको पक्षवात का मरीज के देखना है तो आपने आम बातारी रस नहीं देना। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरे को भूख नहीं लग रही, यही वाला पेशेंट कह रहा है, जो पैरालिसिस वाला पेशेंट है, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं लग रही, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या देना है उसको, चित्रकादि वटी को चूसने के लिए देना, सुबह दोपहर शाम, ये भी दे सकते हैं। क्योंकि ये बात करोगे तो आम भी दूषित होगा, तो आम दूषित होने के लिए आप अजमोद को भी दे सकते हैं, अजमोद आदि चूर्ण। ठीक है। सुबह शाम दे सकते हैं 1 चम्मच, और चित्रकादि वटी चूसने के लिए, बाकी ये दवाई तो चलती रहेगी। ठीक है ना। अब आपके पंचकर्म चिकित्सा में क्या करेंगे, ये मॉडर्न के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम आयुर्वेद के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि पंचकर्म तो आयुर्वेद का है, अब ध्यान देना। मॉडर्न वाले तो कहते हैं भाई ब्रेन में इंफार्ट हुआ है, जो क्लॉट हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ, परंतु आप इसका रीजन ढूंढो, कारण क्या है, निदान ढूंढेंगे ना उसका, तो डायग्नोज बनाएंगे तो कैसे होगा। अब ये चिकित्सा क्या है, जो पक्षवात है, पक्षवात किसके है, किसके कारण हो रहा है, वात के कारण, वात का दोष है, वात दोष है। ठीक है। अब वात का स्थान कौन सा है, पक्वाशय, ध्यान देना। तो अब ये हुआ क्यों है, इसका कारण ध्यान दो। ये जो हुआ है ये आम दोष के कारण हुआ है। अब आम दोष जो है भाई, अगर मॉडर्न के हिसाब से समझते हैं तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो ब्लड में, जो ब्रेन में जो क्लॉट हुआ है, क्लॉटिंग हुई है, जो नस फटी है उसके कारण क्लॉटिंग हुई है, उसका कारण क्या था, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों हुआ, हाइपरटेंशन हुआ है दोष से, मीन जब आहार दूषित है, क्या है, आहार दूषित है, तो आहार दूषित होगा तो क्या बनेगा, आम की उत्पत्ति होगी, आम की उत्पत्ति होगी। अब आम क्या करेगा, जितनी भी संधियां हैं, स्नायु हैं या तंत्रिकाएं हैं, उन पर आम दोष भी तो जाएगा। अब आम दोष जाने के कारण, क्योंकि आम का स्थान का है, आमाशय, आशय स्थान है, परंतु उसकी व्यापकता तो पूरे शरीर में है। जब वो क्रुद्ध होगा, विकृत होगा, अधिक मात्रा में रहेगा, तो शरीर के सभी चीजों को, सभी अंगों को प्रभावित करेगा। तो इसके साथ साथ वो क्या करेगा, नाड़ियां, जो आपकी नाड़ियां हैं, उनको भी दूषित कर रहा है। ठीक है। दूषित करने का मतलब है अवरुद्ध कर रहा है, अवरुद्ध कर रहा है उसको, अवरुद्ध कर रहा है। तो अवरुद्ध करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा और वो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन वो कह रहा है कि जो अवरोध नाड़ियों में है, ये आम दोष की उत्पत्ति के कारण ही है। ठीक है। आम दोष की उत्पत्ति हो गई तो ये नाड़ियां भी दूषित हो गई, तो नाड़ियां दूषित होने से क्या होगा, तो रक्त का जो संचार है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण वो अंग पर क्या है, वध हो जाएगा। वध मीन निष्क्रिय हो जाएगा। भाई किसी चीज की भी जो निष्क्रियता है वो कब आएगी, किसी चीज का भी संचार हो रहा है या क्रिया है वो कब होगी, जब वहां पर रक्त का संचार सुचारू हो। भाई न्यूरो वाले क्या कहते हैं, भाई आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, या तंत्रिकाएं हैं वहां पे, मांसपेशियां हैं वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रक्त का संचार पर्याप्त मात्रा में या उचित मात्रा में ना हो, वहां पर वो अंग वध हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो ये क्या होता है, अब ये मैंने कहा था नाड़ियां है तो क्या होगा, अब ये दुर्बल होने लग जाएंगी, नाड़ियां कैसे हो जाएंगी, दुर्बल होने लग जाएंगी। इसीलिए स्नायु दौर्बल्य का चिकित्सा है। इसीलिए स्नायु दौर्बल्य के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
भाई जो हाथ या पैर या जिह्वा या मांसपेशियां निष्क्रिय हो गई हैं, उनको हम कैसे करेंगे? उनका रक्त संचार करेंगे। तो जहां पर रक्त का संचार करना होता है वहां क्या हम रगड़ते हैं ना, रगड़ते हैं। तो किससे रगड़ेंगे? सूखे हाथ से रगड़ेंगे। तो ऐसी चीजों के लिए हम तेल का, स्नेह पदार्थों का करेंगे। इसीलिए वात की जो चिकित्सा मैंने बताई थी वो है स्नेह। वात स्नेह में तेल, घृत मीन्स वहां पर नाड़ियों में रुक्षता आ गई है। तो रुक्षता की चीज जहां बॉडी रुक्ष होने लगती है वहां पर हम क्या करते हैं? स्नेह पदार्थ लगा देते हैं, ऑलिएट कर देते हैं। तो वो क्या आ गया? अब वो स्नेह क्या करेगा? जो नाड़ियां दुर्बल है, अच्छा नाड़ियां किससे कनेक्टेड है? मांस से, तंत्रिकाओं से, ठीक है। तो वो क्या करेगी? उनको स्नेहित करेगी। तो उनको स्नेहित करेगी तो क्या करेगा? उनको पोषण प्राप्त मात्रा में मिलने लगेगा और वो सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सी चिकित्सा करते हैं? स्नेह, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था भाई, कारण क्या था? आम दोष। तो सबसे पहले हमने काय की चिकित्सा करनी है? आम दोष की चिकित्सा करनी है। तो आम के लिए हमने कौन सा बताया था आयुर्वेदिक में? चित्रकादि बटी। ये तो आपको देनी है उसको, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, 3-3 निकाल कर, ठीक है। और अजमोद आदि चूर्ण, ठीक है। अब पंचकर्म चिकित्सा में अब प्रधान कर्म करना है या सहायक चिकित्सा करनी है, इसका निर्धारण करना। भाई कोई पैरालिसिस का मरीज है तो आप क्या सबको उसको बस्ती देने स्टार्ट कर दोगे? सबसे पहले आपने रोगी का चयन करना है कि रोगी की अवस्था क्या है, उसकी ऋतु क्या है। यहाँ पे उस समय जिस समय वो हमारे पास आया उसकी ऋतु क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। यानी कि जो प्रधान कर्म शुरू कर दिया ना, तो सबसे पहले कि इसकी अवस्था क्या है। अगर वो रोगी अगर पैरालिसिस का है, उसकी अवस्था है 80 वर्ष, तो ऐसे में प्रधान कर्म नहीं करना, ठीक है। ऐसे में ये नहीं कि उसकी नुरबस्ती वगैरह अनुवासन बस्ती भी शुरू कर दी, नहीं, वो तो और वीक हो जाएगा, रुक्षता बढ़ जाएगी उसके शरीर में और कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में रोगी की अवस्था क्या है उसका चयन करके प्रधान कर्म करना। अगर रोगी कहता है 40 से 50 या 60 के बीच में, 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में, तब आप देख सकते हैं कि भाई तब आपने चयन करना है कि आप इसका हम प्रधान कर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका शरीर क्या है, इतना भी दुर्बल नहीं है, अति दुर्बल है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, ठीक है। चीजों को अनुभव कर सह भी सकता है, ठीक है, दुर्बलता नहीं है। तो आपने ऐसे में कौन सी चीजें प्रधान कर्म करनी है? बस्ती। अगर 80 वर्ष वाला आदमी है तो बस्ती चिकित्सा में मात्रा बस्ती करेंगे। बस मात्रा बस्ती किससे करेंगे? बड़ा सुगंधादि तेल से करेंगे। और जो सहायक चिकित्सा में स्नेह तो चलेगा ही चलेगा, स्नेहन है, पोटली है, ठीक है। और षष्टिशाली पिंड श्वेत है, षष्टिशाली पिंड श्वेत, तिलमाश पिंड श्वेत, ये सहायक चिकित्सा है, ध्यान देना। अगर कोई 80 वर्ष का मरीज आता है और उसकी केवल मात्रा बस्ती प्रदान करनी होगी, ध्यान देना। और दूसरा क्या होगा? सहायक चिकित्सा निरंतर चलेगी। स्नेहन है, पोटली है, षष्टिशाली पिंड श्वेत है, तिलमाश पिंड श्वेत है, अग्निपत्र श्वेत है, ठीक है। उपना है, उपना चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। नाना प्रकार की सहायक चिकित्सा, शिरोधारा कर सकते हैं, शिरोधारा कर सकते हैं, नश्य कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पैरालिसिस है, जो पक्षवाद है, इसका जो मुख्य आश्रय स्थान कौन सा है? कपाल, ठीक है, यहीं से तो हुआ है। तो ये कौन सा भाग हो गया? जत्रु से ऊपर का। तो ऐसे में नश्य कर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नश्य पहले कौन सा करेंगे? पहले बस्ती करेंगे, उसके बाद नश्य करेंगे। ये नहीं कि नश्य भी कर रहे हैं बस्ती भी कर रहे हैं, ये काम नहीं होगा, ठीक है। या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे। प्रधान कर्म में 2 प्रधान कर्म इकट्ठे नहीं चलेंगे, या तो बस्ती हम करेंगे या नश्य करेंगे। तो अगर दोनों काम कर रहे हैं तो पहले बस्ती कर्म करेंगे, उसके बाद नश्य कर्म करेंगे। यानी कि पहले नश्य करते हैं फिर बस्ती करेंगे, ये नहीं होगा। षष्टिशाली पिंड श्वेत हो गया, सर्वांग श्वेत हो गया, सर्वांग श्वेत। तो इस प्रकार की जितनी भी सहायक चिकित्सा जो मैंने आपको लिस्टेड की है उसका प्रयोग आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पेन थेरेपी कर सकते हैं, मोक्षा थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। जो 50 थेरेपी में से जो जितनी भी सहायक चिकित्साएं हैं, प्रस्तर श्वेत कर सकते हैं, प्रस्तर श्वेत, ठीक है। तो ये नाना प्रकार की जो सहायक चिकित्सा इसमें कर सकते हैं। परंतु अगर वो कहता है कि रोगी 40 से 50, 40 से 60 वर्ष का है, तो ऐसे में जो शोधन बस्ती, अब 3 प्रकार की बस्ती होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? शोधन होगी, शमन होगी और बृंघण बस्ती होगी। शोधन, समन और बृंघण में क्या है कि पहले दोष का हरण किया जाएगा, ठीक है। पूरे दोष को हम क्या करेंगे? गुदा मृदे से बाहर निकालेंगे। किसके माध्यम से? अनुवासन और निरूप, ठीक है। फिर जो दोष छोटे मोटे रह गए, जो द्रवित हो गए, कुछ शेष रह गए, उनको हम समन बस्ती के द्वारा दबाने का प्रयास करें,
ठीक है, मतलब कुछ जो अल्प मात्रा में जो वृद्ध जो बड़े हुए दोस्त हैं वो तो सब शोधन बस्ती दबा देगा, परंतु जो छोटे अल्प मात्रा में रह गए तो फिर हम उनको दबाएंगे, और फिर जब वो दब जाएंगे, दबाने के बाद हम उस शरीर का पोषण के लिए भृंगण बस्ती देंगे। तो भृंगण बस्ती में क्या है, बलाशुद्धाधिकृत है, उससे आप अनुवासन या मात्रा बस्ती दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो कंडीशन हुई। और बाकी इसके साथ साथ ये सहायक चिकित्सा तो इसकी भी वैसे ही चलेगी जैसे 80 वर्ष वाले व्यक्ति की चलती है। क्लियर हो गया? चलो।